हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, फैक्चुअल टॉपिक, जिसको फुल्ली अपडेट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा नया आपको मिलेगा यहाँ से, एकदम अप टू डेट। बहुत जगह मैंने देखे सेशन, काफ़ी गलतियाँ हैं भाई, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। उन सभी को जहाँ भी आपने देख रखा हो, नोट्स बना रखे हैं, उनको एक बार ज़रूर इस सेशन में देख लेना, क्योंकि ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इनको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू समय रहते हुए अपन को चेंज करना है इनको। तो यहाँ से प्रश्न पक्का है, कोई डाउट ही नहीं है, प्रश्न नहीं आ सकता। CET 10+2 के अंदर यहाँ से अलग अलग हेडिंग से आपको दे रखा है, वन एवं वनस्पति, या वन एवं वन्य जीव, वन संपदा, या फिर वन वनस्पति अभ्यारण्य, अभ्यारण्यों का संरक्षण। मतलब वो कैसे भी आपको दे, ठीक है ना, कैसे भी आपको दे, वन एवं वन्य जीव या वन संपदा या वन्य अभ्यारण्य सभी को अपने एक ही सेशन में रख दिया है। क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर? एक तो इसमें पढ़ेंगे वन रिपोर्ट, वनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन वन्य जीव पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, उनके लिए उनको संरक्षण कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे। सारे डेटा फैक्ट पढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना है एक बार, और फिर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि समझे बिना नोट्स नहीं बना पाओगे। जैसा कि आपने पॉलिटी का सेशन में देखा होगा, उसमें भी कितने शानदार फैक्ट थे, उनको समझे बिना कैसे करते हैं। इसलिए पहले समझना। एक छोटी सी बात लिखिए, जो नई राज्य की वन नीति 2023 है ना, वो ये थी कि 5 जून 2023 तक हम टारगेट रखा था कि प्रदेश को 20% वनाच्छादित करना है। ये छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। मतलब जो हमारा एरिया है हमारे राजस्थान का, उसमें 20% हमें वन लगाने हैं, वनाच्छादित करना है। ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, ठीक है। चलिए, छोटी सी बात थी, खैर ये तो कोई खास वो नहीं है। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से कि जो वनगणना होती है, वनों की काउंटिंग कौन करता है हमारे यहाँ राजस्थान में? वनगणना। तो वनगणना अपने होती है भाई देहरादून उत्तराखंड से, ठीक है। उस संस्था का क्या नाम है जो वनगणना करती है? उस संस्था का नाम है वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून, UK, मतलब उत्तराखंड। इसके द्वारा जो है वनगणना की जाती है, ठीक है ना। और फिर चलो, इसके द्वारा वनगणना की जाती है तो ये क्या 5 साल से होती है, 10 साल से होती है, 2 साल से होती है? तो 2 वर्ष में एक बार, 2-2 साल से होती है। हालांकि अभी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास में 2021 वाले आंकड़े ही, इसने अभी तक 21 वाले जारी कर रखे हैं, ठीक है। वो आगे पीछे घटत बढ़त हो जाती है, कभी लेट कभी कम ज़्यादा हो जाती है। तो जो 2021 में वन रिपोर्ट आई थी, वो 70वीं वन रिपोर्ट थी। बस वही आपको पढ़नी है, वही एज इट इज आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो ध्यान रखें, नवीनतम कौन सी है? जो 2021 में जारी की गई 70वीं वन रिपोर्ट, वो है। कौन जारी करता है? वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून, UK, उत्तराखंड। हर 2 वर्ष में एक बार, हर चीज से प्रश्न बनता है, ध्यान रखें। फिर राजस्थान वन नीति अगर देखें तो वन नीति कब लागू हुई? तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान वन नीति लागू हुई, और देश में ये पहला राज्य बना, राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जिसने वन नीति जारी करी। ये बहुत बड़ी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश में सबसे पहले वन नीति जारी करने वाला स्टेट या राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कब करी? 18 फरवरी 2010, ठीक है ना। और अधिनियम अगर पूछ ले राजस्थान का वन अधिनियम, तो वो अपना 1953 है भाई, ठीक है। तो राजस्थान का वन अधिनियम 1953। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके पक्के बनते हैं, बेसिक से, ठीक है, ध्यान दे लेना। ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने पूरे के पूरे अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। और हर एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, मेरी मानो तो एक खाली पेज, व्हाइट पेज पर लिख के सामने चिपका लो, स्टडी टेबल के सामने, ताकि नजर पड़ती रहे तो इसकी याद आती रहे। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग हंसी मजाक में, जहाँ पर हंसी मजाक ज़्यादा होती है, कल्चर पढ़ रहे हो, कहानियाँ सुन रहे हो, बस मज़ा आ रहा है क्लास में, हंसी ठिठोली में कहीं टाइम निकल गया, और जो चीज़ पढ़नी थी वो पढ़े बिना ही रह गई। वो कहानियाँ सुन सुन के कि ये लैला था, ये मजनू था, फलाना था, आपके बस निकल गया टाइम, एक भी प्रश्न लैला मजनू से आया नहीं। तो ये कहीं ये ना हो जाए कि ये फैक्ट बच गई जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आएंगे, कोई कहानी वहाँ पर नहीं आएगी, आज तक नहीं आई, ना आएगी। फिर भी इसलिए ध्यान रखें, इसको चिपका लेना सामने, तो तुम्हारा भेजा वहाँ पर कभी कभी लगता रहेगा, तो याद होती रहेगी। बात करता हूँ मैं, राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं?
राजस्थान में वनावरण कितना है, राजस्थान में वृक्षावरण या वृक्षाथान कितना है, या वन प्लस वृक्ष कितने हैं, ये जितने भी परसेंट लिखे हुए हैं ये हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो राजस्थान का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, जियोग्राफिकल एरिया है ना, तो उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है ये परसेंट, ये ध्यान रखें। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 9.60% तो अभिलेखित वन है, 4.87% राजस्थान में वनावरण है, और वृक्षावरण जहाँ वृक्ष लगे, वनावरण का मतलब वन हो, मतलब जंगल, ये वृक्षावरण जहाँ पेड़ पौधे लगे, वृक्ष लगे, वो 2.56%। वन प्लस वृक्ष दोनों को जोड़ लो तो 7.42% इनका परसेंट है। अगर आपसे एक चीज और पूछी गई थी भाई छोटे एग्जामों के अंदर, एरिया पूछ ले तो 32,863, ठीक है, 32,863 वर्ग किलोमीटर बोल दो। देखो इसको वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं अपन, या फिर किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इतने एरिया के अंदर, इतने क्षेत्रफल के अंदर जो है अभिलेखित वन फैले हुए हैं या फिर लगे हुए हैं, ऐसे मान लो। इसके अलावा वनावरण जो है वो पिछली तुलना में, जो इससे पहले वाली वन रिपोर्ट जो आई थी 16वीं, उसकी तुलना में 25.45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक अच्छा संकेत है कि हमारे पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितने वनावरणों में वृद्धि हुई। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 25.45 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 621 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। ये दो बातें इसकी याद कर लेना, इन दोनों की वृद्धि कितनी हुई पिछली तुलना में, बाकी परसेंट अपन को याद करना है। फिर है राजस्थान में, यहां से प्रश्न पक्का आएगा। राजस्थान में मैक्सिमम वनों वाले जिले, मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम, ठीक है ना, चिंता नहीं करें। मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम और मिनिमम का मतलब है न्यूनतम। इतना तो खैर आप जानते हो, लेकिन बता देता हूं। मैक्सिमम वनों वाले जिले हैं उदयपुर में सबसे ज्यादा, और फिर नंबर आता है अलवर का। दो जिले याद कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। राजस्थान में अधिकतम वनों वाले जिले हैं वो है उदयपुर और अलवर। और ये ध्यान रखना, ये है संख्या में, परसेंटेज में नहीं है। ये दोनों जो आंकड़े हैं, ये दोनों आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े। ये तो है संख्या में, जैसे वनों को गिनते हैं ना गिनती में, वैसे। तो राजस्थान में मैक्सिमम वनों वाले जिले, अधिकतम वनों वाले जिले उदयपुर अलवर, और मिनिमम मतलब है न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम वनों वाले जिले हैं चूरू और हनुमानगढ़। चलो ये तो हो गई वनों की संख्या के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से तो राजस्थान में मैक्सिमम परसेंटेज, प्रतिशत वाले जिले, उसमें भी उदयपुर आता है नंबर 1 और न्यूनतम में चूरू आता है। बट अलवर की जगह चेंज है प्रतापगढ़ है, और हनुमानगढ़ की जगह चेंज है जोधपुर है। प्रश्न यही आता है, क्या प्रश्न आएगा कि राजस्थान में न्यूनतम वनों वाला जिला है। पहला ऑप्शन हनुमानगढ़, फिर दूसरा ऑप्शन जोधपुर। तो देखो न्यूनतम वनों में हनुमानगढ़ है, लेकिन प्रतिशत में जोधपुर है। ये भी ध्यान रखें। ऐसा मान लो कि जोधपुर वालों के प्रतिशत हमेशा कमी रहती है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं भाई, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ लेना। हनुमानगढ़ वाले क्या है कि नहरों का पानी आता है, पैसे वाले अच्छी अच्छी कोचिंग पढ़ लेते हैं, उनके थोड़े परसेंट ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चलो छोटी सी बात है, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये बात है। बाकी जोधपुर हनुमानगढ़ सारे बच्चे बहुत अच्छे और वेरी टैलेंटेड होते हैं। मैक्सिमम वनों में वृद्धि, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया अलग से। ये है छपने वाला, ये है इंपॉर्टेंट छपने वाला है कि अधिकतम वनों में वृद्धि कहाँ हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतम वनों में वृद्धि हुई है भाई अजमेर पाली। अधिकतम वनों में कहाँ वृद्धि हुई है, ट्रिक क्या है, आजा पिला दे, मतलब आजा पी ले, क्या पानी पिएगा तभी तो वनों में वृद्धि होगी। तो आजा पी ले मतलब आजा मतलब अजमेर, पी ले मतलब पाली, मतलब आजा पानी पी ले। तो आजा पी ले मतलब अजमेर पाली जो है वहां पर वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2 जिलों में। न्यूनतम में देखें तो जालोर और करौली, ठीक है ना, जालोर करौली मतलब जेल में क्या करेगा, करौली मतलब वो वाली चीज है। तो मैक्सिमम वनों में कमी यहां पर हुई है, क्योंकि वो जेल चला गया तो क्या करे, तो जेल करौली मतलब याद हो गया जालोर करौली। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बिठा लोगे ना,
एक दो शब्दों से मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलता, ऑप्शन जब देख लेते हैं तो याद आ जाते, यस अजमेर पाली आजा पी ले, तो आजा पी ले जब पानी खूब पिएगा तभी तो वनोमृति होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे कोड वर्ड में सेट कर करके याद करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वनों का नाम आता है उदयपुर तो खैर वैसे ही याद रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है झीलों की नगरी है, हरियाली 24 घंटे रहती है, तो वन तो उसी में ज़्यादा होंगे। फिर बात करते हैं राजस्थान में वैधानिक वन। वैधानिक वन अगर देखें तो भाई 3 तरह की कैटेगरी होती है इसके अंदर, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मतलब कि आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, इंग्लिश मीडियम वाले डजंट मैटर, मस्त रहे। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट ये हो जाएंगे, कंजर्व फॉरेस्ट जिसको सुरक्षित करके बचा के रखना है, कंजर वाले। और अवर्गीकृत का मतलब है नॉन क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है ना। अवर्गीकृत जो नॉट कैटेगराइज किया गया, कोई कैटेगराइज नहीं किया गया। इसमें क्या होता है, जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, आरक्षित जो वन होते हैं, उसमें पशु चराई वगैरह इंसानों का आना जाना ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, वो आरक्षित है। लेकिन संरक्षित में क्या होता है कि थोड़ी बहुत छूट होती है, ढील दे रही, नॉर्मल डील होती है, जिसमें नॉर्मल डील होती है। लेकिन यहाँ स्ट्रिक्ट है मामला, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। यहाँ नॉर्मल डील होती है जो अपन क्लास 10th में पढ़ते हैं। वर्गीकृत में आराम से पशु चराई वगैरह, लकड़ी कलेक्शन वगैरह ये सब कर सकते हैं, छोटी मोटी जो सूखी लकड़ी होती है। लेकिन यहाँ स्ट्रिक्ट है, यहाँ ढिलाई है, यहाँ बिल्कुल छूट है। ठीक है, आरक्षित वन राजस्थान के जो टोटल एरिया है उसके परसेंटेज वाइज 37.05% एरिया पर आरक्षित वन है और 56.43% पर संरक्षित वन है और 6.52% पर अवर्गीकृत वन है। जिला पूछे कि इस आरक्षित वन में सबसे अधिकतम जिला एक ही इनफ है, तो उदयपुर, सब में उदयपुर आ जाएगा। और संरक्षित के अंदर 12 और अवर्गीकृत में बीकानेर। ठीक है ना, ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर बात आती है राजस्थान में जो वनावरण है ना, उस वनावरण की भी कोई कैटेगरी क्या? बिल्कुल है साहब। कैसे कि 3 कैटेगरी है, अति सघन, सामान्य और खुले वन। देखेंगे एक तो अति सघन, बहुत ज्यादा घने वन होते हैं, है ना, अति सघन। एक होता है सघन, मतलब बीच में जगह सघन, लेकिन ठीक है काफी जाड़ है, काफी जगह होती है। लेकिन खुले स्पेस में एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, ये अलग 3 तरह की अपन वनावरण मानते हैं कि हाँ वन तो है बट यहाँ पर तो खूब जाड़े वन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वन पे वन है। थोड़ा सघन का मतलब है यहाँ है बीच में थोड़ा स्पेस है, लेकिन हाँ ठीक है भराई हो रही है। लेकिन खुले का मतलब स्पेस बीच में ज़्यादा है बट हाँ ठीक है काफ़ी स्पेस है बट हो जाता है। 3 तरह कैटेगरी है। अति सघन होना बहुत अच्छी बात है लेकिन है कम। अति सघन वन हमारे जहाँ पर मतलब वन से वन जुड़ा हुआ है, आपस में पेड़ से पेड़ चिपके हुए हैं, लेकिन जहाँ पर होता है सामान्य वो स्पेस है। तो ध्यान रखें अति सघन जो वन है वो है अपने अलवर में, ध्यान रखें, लेकिन परसेंट 0.02 ही है भाई। और सामान्य वनों का परसेंट है 1.27%, उदयपुर आ जाता है इसमें। और खुले वन में भी उदयपुर ही है जहाँ पर 3 मतलब उदयपुर मोस्टली है, लेकिन एक अति सघन के अंदर अलवर का नाम आता है। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 4.87% जो अपने देखो यहाँ लिखे भी थे, ये रहा वनावरण का 4.87% का मैंने हिसाब दे दिया आपको। बिल्कुल कैसे दिया कि 3 कैटेगरी है, जो ये रही 4.87% जो अपने स्टार्टिंग में लिया था, बस कंप्लीट हो गया है। अति सघन, सामान्य और खुले, तीनों आपको याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलवर, उदयपुर ये भी जिले याद रखना। फिर झाड़ियां, तो झाड़ियों का जो एरिया है कुल भौगोलिक क्षेत्र का तो 1.41% है, लेकिन इतने एरिया में फैली हुई है राजस्थान के 4808.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में झाड़ियां है। मैक्सिमम झाड़ियां मिलेगी भाई पाली में, ठीक है ना, पाली में बहुत ज्यादा झाड़ियां है, समझ में आ गई। और मिनिमम हनुमानगढ़ में है, ठीक है, झाड़ियां मिनिमम हनुमानगढ़ में है और पाली में सबसे ज्यादा झाड़ियां, क्योंकि पाली में पानी पिला दिया उन्होंने, तो पाली में झाड़ियां ज्यादा है, हनुमानगढ़ के अंदर झाड़ियां कम है। राजस्थान में कार्बन स्टॉक के 2 फैक्ट अलग से याद कर लेना। कार्बन स्टॉक है वो 110.77 मिलियन टन है, जो कि पूरे भारत देश के अंदर जितना कार्बन स्टॉक है उसका 1.54% राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में जो बांस होता है ना, बांस देखा, बांस का बड़ा रोल है, वो 1555 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि मतलब राजस्थान में वो देश का 1.04% देश के हमारे ये बांस क्षेत्र भी है राजस्थान के अंदर एरिया, ठीक है।
छोटे सा फैक्ट है, ये भी अपन को एड ऑन करना है। तो मतलब वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न तैयार हो गए। अब है राजस्थान में वनों के प्रकार, हमारे यहाँ पर किस किस तरह के वन पाए जाते हैं ये भी सुन रखा आपने। हमारे शुष्क सागवान वन है, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय वन है, एक एक आगे लूंगा मैं, पहले अपन बात करेंगे शुष्क सागवान वन की। ये नाम याद कर लेना, घोट के पी जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर शुष्क सागवान जो वन है वो कुल जितना भी वन है, अभी अपन ने बात की थी, देखो उस वन का 6.86%, ठीक है। देखो मैं यहाँ अगर बात करूँ, आपकी जो पहले आंकड़े अपन ने लिए थे शुरू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर अभिलेखित वन है, वनावरण है, वृक्षावरण, सभी के परसेंट है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ अगर अपन देखें तो कुल वन का 6.86% तो शुष्क सागवान वन है, ठीक है। कहाँ पर इलाका वाइज पूछे तो ये क्षेत्र हो जाएंगे, ये क्षेत्र है, या जिले बोल दो चाहे, हाड़ौती और दक्षिण राजस्थान। जो दक्षिण राजस्थान है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, हाड़ौती और दक्षिण राजस्थान का जो बेसिकल एरिया है वहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। और ये शुष्क सागवान वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश जो है 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो सागवान तो खैर है ही, सागवान है, टीक है, गुल्लर है, आम है, महुआ है, ये वहाँ के प्रसिद्ध वृक्ष मान लो, वन मान लो, ये वहाँ पर उगते हैं या फिर इस शुष्क सागवान वन में कैटेगरी में आते हैं। कैसे याद कर लो, ठीक है। तो क्या याद करना है, कुल वन का कितना परसेंट, 6.86%। कौन से एरिया में शुष्क सागवान उगते हैं, दक्षिण राजस्थान में, बेसिकली हाड़ौती, और वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। कौन कौन आते हैं, सागवान, टीक, गुल्लर, आम, महुआ, ठीक है। बात करते हैं उत्तरी उष्णीय कटिबंध की, ये कुल वन का 28.38% है। शुष्क या मिश्रित पतझड़ वाले ये वृक्ष होते हैं, इनका दूसरा नाम ये भी होता है, ऐसा मान के चलो। और बारिश चाहिए भाई 50 से 80 सेंटीमीटर। इसमें ढाक या प्लास वन, ये बहुत बार पूछा गया है कि ढाक या प्लास वन कौन से वन होते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये उदाहरण मत भूल जाना, सागवान, टीक, गुल्लर कौन से, शुष्क सागवान वन होते हैं। टीक पूछेगा, टीक कौन सा है, शुष्क सागवान वन है। वैसे ही पूछेगा कि इसके अंदर जो आते हैं ढाक या प्लास वन, धोकड़ा, केर, बांस, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो ये शुष्क या मिश्रित पद जो है, तो खैर रिपीट हो गई लाइन, इसको हटा देंगे अपन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परसेंटेज याद रखो, और कौन सा मतलब कौन कौन से वन जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, दो ज़्यादा बात है। फिर है उष्ण कटिबंधीय धौंक वन, तीसरी कैटेगरी, ये कुल वन का 58% है। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, उदाहरण मत भूल जाना, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें खेजड़ी, रोइडा, केर, बबुल, बेर, ये सब आते हैं। बारिश 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश होनी जरूरी है। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की मैं बात करूँ, जिसको अपन जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, जीरोफाइट्स या उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन अपन बोले, तो ये भाई आपको पता ही है, कांटे वाले, जिनकी जड़ें गहराई में जाती है, पानी की कम जरूरत होती है, पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आते हैं। ये बारिश चलेगी भाई 0 से 30 के बीच में, कितनी भी हो जाओ चल जाएगी। ये कुल वन का 6.26% इनका योगदान है। फिर आता है उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय पर सदाबहार वन। ये सदाबहार वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, पत्ते नहीं झड़ते जिनके। ये हैं, इसमें आते हैं बांस, जामुन, सिरस और डिकल पटेरा। कुल वनों का 0.39% है, लगभग 1% ही मान के चलो। बारिश इनको चाहिए, वर्षा चाहिए वो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो बारिश भी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पांचों याद हो गए क्या, राजस्थान के वनों के प्रकार। राजस्थान में शुष्क सागवान वन, देखो प्रश्न हेडिंग से भी आया है, जो हेडिंग लिखी अपन है उससे भी प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा प्रकार राजस्थान के वनों का प्रकार नहीं है। तो शुष्क सागवान वन, उत्तरी उष्णीय कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय धौंक वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और उपोष्ण कटिबंध या अर्ध उष्ण कटिबंध या सदाबहार वन, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। अब अपन बात करते हैं वनस्पति की, ठीक है। वनस्पति का मतलब है, अभी जो अपन एग्जाम्पल लिए वनों के, उनमें कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं, क्या उनके रासायनिक नाम होते हैं, क्या उनकी खूबी होती है, और भी कोई उनकी खास बात हो। तो अपने बात की थी ढाक या प्लास वन की, तो ढाक या प्लास वन वैसे राजस्थान में राजसमंद में सबसे ज़्यादा उगते हैं ये, ठीक है। इसको जंगल की ज्वाला कहते हैं, फॉरेस्ट की आग है ये। जंगल की ज्वाला कैसे कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो, ऐसा मतलब इनका कलर वगैरह होता है।
तो जंगल की ज्वाला इसको कहा जाता है। इनका वानस्पतिक जो नाम होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि ब्यूटिया मानोस्पर्मा। ठीक है, वैसे ज़रूर नहीं है सबके याद करो, कुछ सिलेक्टेड के तो भाई आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटिया मानोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मानोस्पर्मा जो इसका वास्तविक नाम होता है, मतलब वानस्पतिक नाम होता है, और जंगल की ज्वाला इसे कहते हैं, और राजसमंद में जो है ये सर्वाधिक होते हैं। ये मेन फैक्ट हो गए। फिर बात करते हैं खेजड़ी की, जो आपने सुना भी होगा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इसका वास्तविक क्या नाम, वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, हमारा राजस्थान का गौरव वृक्ष है, थार का कल्प वृक्ष है, इसको शमी वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1983 को इसका दर्जा मिला राज्य वृक्ष का इसको, और इसकी जो फली होती है उसको सांगरी कहते हैं, आप सब जानते हो। और जो इसका घास होता है, नहीं लिखा हो मैं लिख देता हूँ, चारा जो होता है उसको लौंग बोलते हैं, सुना होगा आपने लौंग या लौंग, है ना, लौंग या लौंग बोलते हैं, जो बकरी बड़े चाव से खाती है इसको, है ना, ये हो गया, ऊँट भी खाते हैं। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बातें अपन ने खेजड़ी की वैसे पहले भी कर रखी है, कराते रहता हूँ बीच में लाइव टेस्ट में, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है खेजड़ी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर होती है क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी गहराई में जाती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो वृक्ष है बड़ी काफ़ी उम्र के बाद में पकता, भाई बड़ा होता है। ये चीज़ें अपन को पता है। सांगरी की सब्जी आपने खाई होगी, केर सांगरी की सब्जी जो बनती है बहुत ही शानदार और पौष्टिक होती है। बात करते हैं खेर की, तो वानस्पतिक नाम है अकेशिया कटेचू, बहुत बार पूछा गया है अकेशिया कटेचू, ये इसका वानस्पतिक नाम है। कथोड़ी जाति जो है आपको पता है खेर वृक्ष है, जो तना होता है उसकी छाल से कत्था तैयार करती है, हालांकि अपन जनजातियों के टाइम पर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और फिर नंबर 4 आता है खस व पाम रोजा, पाम रोजा या रोशा भी आ जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक प्रकार की कोई पेड़ पौधे नहीं है, घास है। एग्जाम प्रश्न आता है कि खस व पाम रोजा है, ऑप्शन में है शरबत, ऐसे ऑप्शन ऐसे आते हैं जो नहीं पढ़ा हो बच्चा वो शरबत पे टिक कर देता है। तो खस एवं पाम रोजा जो है वो घास है, हालांकि ये शरबत व इत्र बनाने के काम में इसको लिया जाता है। और सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर, इन जिलों में जो ये ना घास ज़्यादातर उगती है, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर, याद रखें, ठीक है। बांस, बांस तो आप जानते ही हो, हमारे राजस्थान के दक्षिण राजस्थान के अंदर उगती है, और वहाँ पर हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं ना, बांसवाड़ा डोंगरपुर वाला जो इलाका है, इसीलिए बांस को आदिवासियों का सोना कहा जाता है, ठीक है ना। आदिवासियों को क्या कहा जाता है, सोना, मतलब हरा सोना। आदिवासियों का ये क्या है, मतलब कि हरा सोना है। हरा सोना कैसे कि बांस हरा होता है और सोने जितना महंगा होता है, इनका यही मेन मतलब सोर्स है। तो आदिवासियों का हरा सोना है वो बांस है। वानस्पतिक नाम है बम्बूसा वुल्गरिस, बम्बूसा वुल्गरिस, वैसे नाम याद रह जाएगा। बांस में बै, इसमें बै तो वो लमसम ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता, बै से अंदाजा हो जाएगा बांस बम्बूसा, बम्बूसा वुल्गरिस। और आबू, माउंट आबू, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो इलाके हैं इनमें ज़्यादातर ये बांस उगता है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर रोहिड़ा, रोहिड़ा को मारवाड़ टीक कहा जाता है। मेन चीज है राज्य पुष्प का दर्जा मिल गया 31 अक्टूबर 1983 को, जब खेजड़ी को मिला था तभी इसको मिला, ठीक है ना। डेट याद रखना इजी पड़ जाएगी ना, बिल्कुल पड़ जाएगी। कैसे, ये देखो 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी और 31 अक्टूबर 1983 को ही रोहिड़ा। मरुशोभा कहलाता है रोहिड़ा, ठीक है। मरुस्थल का सागवान है रोहिड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वानस्पतिक नाम जो है वो है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है या फिर साइंटिफिक नेम है। सारी बातें याद कर लेना, रोहिड़ा, मारवाड़ टीक, मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान। आपको पता है रोहिड़े की लकड़ी बहुत गजब की होती है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज़्यादातर होती है, तो इसमें यूज़ होता है लकड़ी से फर्नीचर बनाना है, वे सब बनाते हैं। तो इसकी लकड़ी को जल्दी जो है कीड़े वीड़े नहीं लगते, काफ़ी महंगी लकड़ी इसकी भी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि क्या है, ये मरुस्थल का सागवान है। जैसे सागवान महंगा होता है तो वैसे ही ये है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम होगा टिकोमेला अंडुलेटा। बाकी कुछ फैक्ट लिख रहे हैं अपन, मेन चीज़ें हो गई हैं। फैक्ट में गोंद के लिए प्रसिद्ध अगर जगह पूछे आपसे, चौठन, चौठन बाड़मेर, वैसा नई जिले के हिसाब से बालोतरा आएगा नहीं, ठीक है ना, चिंता नहीं करें, बाड़मेर ही आएगा। और लिलोन या सेवन घास जैसलमेर, ठीक है।
गोडाउन की ये जो लीलोन या सेवन घास है वो जैसलमेर में उगती है, और गोडाउन जो है, गोडाउन की प्रजनन स्थली जो गोडाउन वृक्ष है, क्या नाम, वो जो गोडाउन पक्षी है वो लीलोन या सेवन घास में ही अंडा देता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। इसलिए इसकी प्रजनन स्थली मानी जाती है ये सेवन घास है लीलोन जो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना, वो बॉर्डर पर पट्टी पर जो उगती है, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका और बताता रहूंगा। चंदन वन, चंदन बहुत आपको पता महंगी लकड़ी है, बहुत सालों से तैयार होती है। हल्दी घाटी, खमनोर और देलवाड़ा सिरोही जो है वहां पर चंदन वन देखने को मिलते हैं। तेंदू आप जानते ही हो, तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं, बहुत बार प्रश्न यहां से आया है, बहुत बार तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं। तेंदू से जो है ये बड़ी क्या है भाई, तेंदू से बड़ी दक्षिण राजस्थान, तो तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं, बीड़ी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू से क्या है, तेंदू के जो पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनाई जाती है दक्षिण राजस्थान के अंदर, जो साउथ राजस्थान है अपना, उसके अंदर तेंदू बड़ा यूज है, तभी तो वागड़ का चीकू कहते हैं इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। और पान का खेत क्या कहलाता है, पान के खेत को कहते हैं बजेड़ा, ठीक है ना, पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। और जो जंगल की सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, क्या कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, तो चिंता न करें, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, ये मत सोचो कि इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो हिंदी में, बट ऐसा आ जाएगा ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, है ना, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि कुछ कॉमन सेंस वर्ड आते हैं वो जरूर ध्यान रखें। ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट को कहते हैं आर्किड, ठीक है ना, क्या कहते हैं, आर्किड कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाई वन्य जीव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको फुली अपडेट कर दिया, ये ताजा 24 तक के आंकड़े इसके अंदर, इसको फुल अपडेट कर दिया। पहले जो मैंने पढ़ा था उन सबको चेंज हो गया भाई, ध्यान कर लेना, अपडेट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 8% टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो वो है 5 है 5, और जो छठा है 6, वो अभी क्या है, वो प्रस्तावित है। मैंने जानबूझ के ऑप्शन में वैसे ही लिखे हैं आपको, ये प्रस्तावित है, और 5 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं, बन चुके हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा जो है वो प्रस्तावित, अभी एक एक की नस चेक करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान हमारा 3 है, तीनों जानेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, 27 के 27 जानेंगे, है ना, वैसे 26 भी दे रखे हैं ऑप्शन में, लेकिन 27 हो जाएगा अपने उस रिपोर्ट के अनुसार। कंजर्वेशन रिजर्व 36 है, आखेट निश्चित क्षेत्र 33 है, जंतु वाले 5 है, पांचों को लगे आते ही सल्टा दो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जंतु वाले 5 है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जंतु वाले कितने, 5 है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। जैव पार्क कितने, बायोलॉजिकल पार्क, जैव पार्क के 4, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, मतलब सेम टू सेम है, बस देख लो, ये रहा जयपुर, ये रहा जयपुर, ये रहा उदयपुर, ये रहा उदयपुर, ये रहा कोटा, ये रहा कोटा, ये रहा जोधपुर, ये रहा जोधपुर। तो मतलब जंतुआलय और जैव पार्क याद करने, बस जैव पार्क में से बीकानेर को निकाल देना, बाकी दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तरीके से याद करना। रामसर स्थल में, रामसर साइट में 2 को शामिल किया गया हमारे, एक तो घना पक्षी विहार भरतपुर को, और सांबर झील जयपुर ग्रामीण है, ये आपको पता है, जयपुर ग्रामीण नए जिले के हिसाब से, वरना जयपुर लिख लो क्योंकि अभी तो जयपुर ही माना जाएगा। ये हमारे रामसर स्थल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भरा भरकम पेज है, भारी भरकम, प्रश्न पक्का है, और फैक्ट है फुल्ली अपडेटेड। बहुत जगह गलतियां करी हुई थी भाई, मैंने आज ऐसे ही देख रहा था मैं, तो बहुत गलतियां हैं यहाँ पर, ध्यान रखें, फुल्ली अपडेटेड है, इसको अच्छे से मेंशन कर लेना। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी, वो है कुछ फैक्ट की। वन्य जीव अधिनियम 1972, जब से ये अधिनियम बना है उसके बाद में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है, बिल्कुल कोई भी शिकार कर ही नहीं सकता। हालांकि राजा महाराजाओं के टाइम पर होता था, अब नहीं हो सकता। राज्य पशु पूछे तो चिंकारा, ये थोड़ी आ की मात्रा लगा लेना, चिंकारा है ना, चिंकारा है हमारा, 1981 में इसको राज्य पशु का दर्जा मिला। हालांकि अब ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा मिल गया है, वो सितंबर 2014 में, तो दोनों हमारे राज्य पशु है, चिंकारा और ऊंट। राज्य पक्षी हमारा गोडावण है, जिसको अपन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इसको दर्जा भी 1981 में मिला। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, जैसे अपने पीछे पड़ा खेजड़ी और वो क्या नाम, रोहिड़ा,
दोनों 1983 था, और यहाँ पर ऊंट सॉरी वो चिंकारा और गोडावण ये 1981 है, दोनों में 2 साल का फर्क है। और इस पर गोडावण के ऊपर तो डाक टिकट भी जारी हो चुका है भाई, ठीक है, गोडावण के ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1980 के अंदर, ध्यान रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट, पर डाक टिकट जारी हो गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपन को याद करना है, ठीक है। और अब है जो अपन अभी बाघ परियोजना पढ़ी ना, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कितने 5 है और छठा प्रस्तावित है, पूरी पीएचडी करेंगे भाई। देखो हेडिंग लगाओ, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट या सॉरी टाइगर रिजर्व या फिर बाघ परियोजनाएं। नंबर 1 है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसमें क्या मामला है, रणथंभौर जगह पड़ती है सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली। ये मतलब क्या क्या याद रखना है वो पहले समझो। एक तो ये बात कि जो भी टाइगर रिजर्व है वो उसका एरिया क्या है, विस्तार किन किन जिलों में है, तो इसका विस्तार है सवाई माधोपुर, ठीक है, और करौली, बूंदी और टोंक, इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल कितना है 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। बाघों का घर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बाघों का घर कहते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व को। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, अलवर और जयपुर में, ये मतलब विस्तारित है। इसका क्षेत्रफल है 1213.34 किलोमीटर। नई जिले के हिसाब से आप जयपुर ग्रामीण भी कह सकते हो। और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये क्षेत्र पर फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी, ये इसका विस्तार है। क्षेत्रफल है 1135.8 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी जबरदस्त फैक्ट है। इसके अलावा बात करें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की, तो इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। क्षेत्रफल है 1496.5 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 5वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है तो वही विस्तार है इसका, धौलपुर और करौली इसका विस्तार है, एक्सटेंशन है। एरिया इसका 599.64 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का 5वां व देश का 55वां, 5 में ही 55 आता है, 55वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। देश का तो 55 है, भारत का 5 नंबर पे है। और ये अभी छठा जो है ये प्रस्तावित है, मतलब प्रस्तावित का मतलब है अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, हालांकि मंजूरी मिल चुकी है, ये प्रस्तावित है, अभी बनना है। कुंभलगढ़ राजसमंद टाइगर रिजर्व, राजसमंद में है ये, जगह विशेष पूछे तो। और लगभग अप्रोक्स एरिया जो रखा गया है, हालांकि प्रस्तावित है, मंजूरी तो मिल गई, सैद्धांतिक प्रस्ताव मंजूरी मिल गई है, 2800 वर्ग किलोमीटर में ये इसका एरिया होगा। और अगर ये बनेगा जिस दिन, तो ये है भाई बात, ये प्रस्तावित है छठा। ये बिल्कुल 24 के आंकड़े हैं, 24, ठीक है ना, फुल्ली अपडेटेड आंकड़े, नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। ये हो गए अपने टाइगर रिजर्व कंप्लीट। अब बात करते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 थे, पढ़े भी अपने पूरे चार्ट के अंदर। 3 कौन कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहला सवाई माधोपुर में। स्थापना हुई 1 नवंबर 1980 के अंदर, ठीक है, स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1980, ठीक है। फर्स्ट राजस्थान का पहला वह सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। दूसरी बात, क्या अट्रैक्शन क्या है इसमें भैया, फिर ऐसा मान लो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, हम जाएं तो क्या देखेंगे वहां पर, मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ आकर्षण का केंद्र है या ये उसके लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिले पुराने आएंगे इसके अंदर, ध्यान रखें, रिपोर्ट के अंदर नए पुराने जिले ही हैं तो याद रखें। सबसे छोटा, ये बड़ी बात आ गई, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। क्या खास बात है भाई, 1981 में से रामसर साइट में मतलब कि ऐड कर लिया है। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में
शामिल कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है। 81 में तो रामसर साइट में शामिल हुआ। 85 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। ठीक है, क्या खास बात है, इसीलिए तो किया है क्योंकि यह पक्षियों का स्वर्ग है। ठीक है ना, बिल्कुल। क्या ये पक्षियों का स्वर्ग है। एग्जाम्पल क्यों है स्वर्ग? क्योंकि साइबेरियन सारस, क्रेन, ये सब विदेशी जो हैं यहाँ पर आते हैं, इनकी प्रजनन स्थली है। ठीक है ना, इसलिए पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभयारण्य, साइबेरियन सारस और क्रेन के नाम से प्रश्न खूब आए हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस और क्रेन जो है वो आते हैं, तो उसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभयारण्य है। फिर बात करते हैं अपन मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, तो मुकुंदरा राष्ट्रीय जो कहाँ पर इसका एक्सटेंशन है, कोटा चित्तौड़गढ़। और ये कब बना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी। ठीक है ना, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखें, कोटा वाला। तो तीनों की पीएचडी हो गई, क्या राष्ट्रीय उद्यानों की पीएचडी हो गई है। अब है हमारे वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान के मुख्य वन्य जीव अभयारण्य। बात करते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी बात आएगी तो सबसे पहली बात तो ये कि विस्तार, तो जैसलमेर बाड़मेर सबसे बड़ा है। 3162 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या फेमस है भाई, किसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध किसके लिए है? तो गोडावण, चिंकारा, ओकलवुड फॉसिल पार्क जिसमें जीवाश्म होते हैं ना वो, तो ध्यान रखें ओकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म वाला, या गोडावण और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला, सबसे बड़ा है। एरिया कितना है? 3162 है। फिर है सरिस्का। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। लोकेशन पूछे तो कहाँ पर है भाई? अलवर में है। ठीक है, और इस किसके लिए जाना जाता है? रीसस बंदर। ठीक है ना, जो जिसके ऊपर सबसे पहले रीसस बंदर पर ही जो सर्वे किया था वो अपन क्लास 10-12 की बुक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल साइंस में। तो रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है मंकी, रीसस जो मंकी है उसके लिए जाना जाता है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर। हालांकि मैंने आपको एक व्लॉग बनाया है, उस व्लॉग में मैंने आपको खूब सारे रीसस बंदर दिखाए भी होंगे, है ना, बिल्कुल। वो इसी चैनल पर अपने 2.0 पर ही है, एक व्लॉग की प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, बहुत ही शानदार, जिसमें मैंने आपको हवा महल दिखाया है, आपको अलवर में जो है मुसी रानी की छतरी, बहुत सारी डिफरेंट जगह हैं, जिसमें जयपुर में जल महल वगैरह, आमेरी घाटियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई है। उसमें ये भी सरिस्का भी दिखाया है। ठीक है ना, बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं। फिर एक बना सरिस्का ये भी अलवर में ही है ना, सरिस्का है। ये क्षेत्रफल है 3.01 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे बड़ा कौन? जैसलमेर वाला बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे छोटा कौन? सरिस्का है। ठीक है, फिर कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये उदयपुर पाली राजसमंद में एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। और रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर, रणकपुर जगह पड़ती है पाली में, बिल्कुल, तो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी इसी अभयारण्य में है। याद रखें, वेरी फेमस क्वेश्चन। सीता माता जो अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य की मैं अगर बात करूं तो ये है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये विस्तार है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी, चौसिंगा, चीतल, और एक ये बड़ा गजब का फैक्ट है लाखिया भाटा। ठीक है ना, इसके लिए फेमस है, जिसके अंदर वो जो इसके शेप में जो गढ़ाई करते हैं ना, फेमस जगह के लिए, तो ये बहुत फेमस है। लाखिया भाटा, चीतल, चौसिंगा, उड़न गिलहरी, इनके लिए जो है सीता माता अभयारण्य जाना जाता है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में विस्तार है। माउंट आबू अभयारण्य, ये है भाई आपके सिरोही, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तालछा पर सुजानगढ़, वैसे पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट में था, अब सुजानगढ़ खुद जिला बन गया, तो सुजानगढ़ याद रखना साइड में अगर चूरू कहीं ना कहीं आए तो। ठीक है, ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक का मतलब है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल परियोजना अभयारण्य, ये है भाई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है ना,
घड़ियाल या मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, नाम से ही पता चल रहा है। दर्रा वन्य जीव, कोटा झालावाड़, गागरोनी तोता जो इंसानी बोली बोलते हैं, है ना, वो, और धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है दर्रा वन्य जीव। और अब जो हालांकि लिखेंगे तो पूरे 27, लेकिन इनकी जगह विशेष इंपॉर्टेंट है, जैसे सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, ये सब अभ्यारण्य है ना, 27 की 27 अभ्यारण्य है। 9 तो अपन फैक्ट जान चुके, 10 नंबर ये हो गया। 11वां नंबर है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में। 12वां केला देवी अभ्यारण्य, करौली सवाई माधोपुर, दोनों जिले याद रखना। फुलवारी की नाल बहुत पूछा जाता है, कोटड़ा उदयपुर जिले में जगह पड़ती है फुलवारी की नाल, ये जिला एक ही उदयपुर, कोटड़ा जगह पड़ती है। और टोडगढ़ रावली ये अजमेर पाली राजसमंद में फैला हुआ अभ्यारण्य है। रामगढ़ विषधारी बूंदी, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। भैंसरोड अभ्यारण्य अपन पढ़ते भी है ना, वो जो अपने नदियां पढ़ते हैं तब, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। और बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में है। जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़। शेरगढ़ अभ्यारण्य वेरी फेमस है, सांपों की शरण स्थली, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 को। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, जलचरों की बस्ती, हालांकि जब मैंने जयसमंद झील पढ़ी तब तो मैंने कहा था कि वो जिसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या में जो जलीय जीव ज़्यादा रहते हैं इस वजह से, ठीक है। वो पूरे 7 टापू बताए थे मैंने आपको, बिल्कुल। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की खास बात क्या है भाई, जैविक उद्यान का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है 4 जून 2016 को। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 याद कर लेना, एग्जैक्ट डेट की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रथम जैविक का तो यहाँ किया गया था, तो ये रहा प्रथम जैविक उद्यान का लोकार्पण तो किया गया था 12 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, लेकिन नाहरगढ़ में भी हो चुका है जैविक उद्यान का लोकार्पण। ये प्रश्न आते हैं कि इनमें से किन किन अभ्यारण्यों में जैविक अभ्यारण्य या फिर जैविक उद्यानों का लोकार्पण किया जा चुका है। कभी अपन नाहरगढ़ वगैरह में आपको व्लॉग बनाऊंगा तो दिखाऊंगा इसको भी। और 3 धौलपुर के, मैंने तीनों सेम कलर से लिखे हैं, रामसागर, वन विहार और केसर बाग, ठीक है ना। तो एक ट्रिक भी है इसकी, तीनों अगर याद आ जाए तो, कि राम वन में गया केसर लाने, लेकिन केसर नहीं मिली, उसके साथ में क्या हुआ कि धोखा हो गया, धोखा से धौलपुर हो जाएगा, राम गया वन में केसर लाने, ठीक है। तो राम गया वन में केसर लाने, उसके साथ में क्या हो गया, धोखा हो गया, इसलिए ट्रिक याद हो जाएगी, राम गया वन में, ठीक है, केसर लाने, उसके साथ धोखा हो गया, उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। ये चीज़ें आप आराम से याद कर सकते हो। तो केसर लाने से बात हो जाएगी याद। तो ये लो भाई, अब देखो, राम से तो हो जाएगा राम सागर, वन से हो जाएगा वन विहार, केसर से हो जाएगा केसर बाग, और धोखा से हो जाएगा धौलपुर। चलिए, और फिर सज्जनगढ़ हो ही गया, प्रथम जैविक लोकार्पण 2015 के अंदर, और ये 16 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कुछ फैक्टों की। 27 मैंने पूरे गिना दिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। लैंड ऑफ टाइगर, रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है, ठीक है ना, जमीन, लैंड ऑफ जमीन। हरे कबूतर या ग्रीन पिजन या हरियल या हारिल, ये सब उसी के पर्यायवाची है। ये है पुष्कर, अजमेर और थावड़ा गांव, नागौर, यहाँ पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों डेट है, दोनों जगह हैं, तो ध्यान रखें। पुष्कर, अजमेर और थावड़ा गांव, पिथावड़ा, थावड़ा, नागौर। और गागरोनी तोता जो कि झालावाड़ में है, अपन को भी देखा था, जिसको हीरामन तोता या हिंदुओं का आकाश लोचन या टुईया तोता कहा जाता है ना। सूटा, टुईया, एक वर्ड आ जाते हैं कभी कभी, सूटा भी है, सुवटिया, है ना, ये सब बातें वही है। सूटा, सुवटिया, ये सब इन्हीं को कहा जाता है, तोता को कहा जाता है। आगे देखिए, ये कुछ फैक्ट है। देश की पहली और एशिया की सेकंड, देश की पहली और एशिया की सेकंड खजूर, है ना, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे हैं पेड़ खजूर, तो खजूर ये चौपासनी जोधपुर या फिर फड़ौदी जोधपुर ग्रामीण, वो कैसे भी हो, अपन को जोधपुर याद रखना है, आंकड़े पुराने आएंगे इसमें। राजस्थान राज्य जैव विकास बोर्ड 14 सितंबर 2010 को बना। घर घर औषधि योजना गहलोत सरकार के टाइम पर, ठीक है ना। 4 तरह की तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये 4 तरह की औषधि है। आयुर्वेदिक एग्जाम होते हैं, प्रश्न आ रहे हैं अभी भी।
और काजरी आप जानते ही हो, फुल फॉर्म है केंद्रीय, वैसे इंग्लिश के अंदर काजरी ये है KAZARI, ठीक है, काजरी। तो केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान 1952 जोधपुर के अंदर स्थापना की गई। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, शॉर्ट फॉर्म आफरी, ये भी जोधपुर के अंदर ही है, लेकिन स्थापना के ईयर अलग अलग है। आफरी 85 में है, काजरी 52 में है, दोनों जोधपुर में ही, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये है भाई अपने डियर पार्क, मृग वन। हालांकि जयपुर वाला तो मैं आपको व्लॉग में दिखा चुका, जिसमें मैंने आपको वो बारहसिंगा के दिखाए हैं व्लॉग के अंदर। तो मृग वन या डियर पार्क जो है वो अशोक विहार जयपुर है, और संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर, अमृता देवी जोधपुर, पुष्कर मृगवन अजमेर, चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़, और सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, ठीक है। बहुत ही शानदार सेशन, मज़ा आ गया होगा, जिंदगी सफल, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ये पक्की बात है, एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जिंदगी सफल है। ये टॉपिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से फुल्ली अपडेट करके आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। वन एवं वन्य जीव या वन एवं वनस्पति, वन संपदा, वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्यों की संरक्षण, कैसा भी हेडिंग, कैसी भी हेडिंग आए, कंप्लीट इन वन शॉट है। किसी भी तरह का डाउट मेरे हिसाब से आपके नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी तरह के ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत शानदार सेशन, लगातार धनाधन क्लासेज आ रही है। इसके बाद में और अपडेट के साथ में और क्लास आने वाली है, सभी क्लासें देखनी है, पहले समझनी है, उसके बाद नोट्स बनाने, ठीक है ना। तो ये क्लास होती है खत्म, मिलते हैं फिर एक नई सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।